अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विंटर 2016 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये कैपिटल रेशनिंग का बड़ा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मलिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड MIL हैज़ आइडेंटिफाइड वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द अवेलेबल फंड्स। डिटेल्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट्स हैं ABCDEF। प्रेजेंट यानी कि आज उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 150, 200, 250, 225, 60 और 100। 2017, 18, 19, 20 और 21 के मोस्ट लाइकली ये कैश फ्लोज ही हैं और एनपीवी आपको दी हुई है पहले ही कैलकुलेट कर। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दी है। प्रोजेक्ट ए इज अ फिक्स्ड 5 years कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज। इसका मतलब प्रोजेक्ट ए जो है ना वो एक इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है। या तो आप ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करोगे या आप आज मना कर दो कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रोजेक्ट को आप पार्शियली अंडरटेक कर सको। ऑल अदर प्रोजेक्ट्स मे बी स्केल्ड डाउनवर्ड्स। स्केल डाउनवर्ड्स का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट बी जो है इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें 200 रुपया आज इन्वेस्ट करूंगा, फिर 60, 70, 80, 90 ये पैसे कमाऊंगा और 34 इसकी एनपीवी है। अगर मैं इसको स्केल डाउन कर सकता हूं तो उसका मतलब ये है कि लेट से मैं चाहूं तो मैं इसका 60%, 50%, 30% भी अंडरटेक कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर मैं यूं सोच लूं कि भाई मैं 200 रुपये नहीं लगाता, बल्कि 200 के बजाय प्रोजेक्ट बी में 100 रुपये लगा देता हूँ। लेकिन जब मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो फिर मुझे 60 के बजाय 30, 70 के बजाय 35, 80 के बजाय 40, 90 के बजाय 45 और एनपीवी जो 34 की है उसके बजाय 17 की एनपीवी मिलेगी। ओनली प्रोजेक्ट्स सी, डी एंड ई कैन बी स्केल्ड अपवर्ड्स अप टू 20%। स्केल्ड अपवर्ड का मतलब ये है कि मैं चाहूं तो मैं प्रोजेक्ट सी, डी या ई में मजीद 20% लगाकर और मजीद 20% एनपीवी कमा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास प्रोजेक्ट नंबर सी है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें 250 मिलियन आज लगाओ और फिर 90, 90, 70, 50, 50 कमाओ और 24 इसकी एनपीवी है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसमें 250 प्लस 250 का 20% यानी कि मजीद पैसे भी लगा सकता हूँ। 50 रुपए और लगा सकता हूँ। 250 का 20% 50 बनता है, मजीद 50 रुपए लगाकर ये सारी चीजें भी 20% इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं स्केल अप भी कर सकता हूँ। बजटेड फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट बाय MIL अमाउंट टू 500 मिलियन। जो हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं वो सिर्फ 500 मिलियन है, इसीलिए हम सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक नहीं कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में आपको जो पैसे चाहिए ना वो 500 से ज़्यादा चाहिए। 150, 200, 250, 225, 60, 100 ये 500 से ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए कैपिटल रेशनिंग का सवाल है, क्योंकि इसमें आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं और जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं उसमें डिफरेंस है। हालांकि सारे प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले ही हैं। MIL's करंट कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 10%, यानी कि डिस्काउंटिंग के लिए आप ये वाला रेट यूज करोगे। रिक्वायर्ड दो चीजें हैं। डिटरमाइन द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स फॉर MIL, यानी कि MIL कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे। ऑप्टिमम मिक्स वो होता है जिसमें मैं अपने 500 मिलियन इस तरह से लगाऊं कि वो ज्यादा से ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट कर दे रहे हो। Assume that MIL wishes to invest in all the remaining available projects, यानी कि पहले में जो आपने ए में डिसीजन लिया उसके बाद जो रह गए प्रोजेक्ट, अगर आप ये फैसला करते हो कि मैं उसमें भी पैसे लगाऊं तो कहीं से बोरोइंग करनी पड़ेगी। आपके पास तो सिर्फ 500 मिलियन थे। इंक्लूडिंग अपवर्ड स्केलिंग फॉर दिस पर्पज इट इज नेगोशिएटिंग अ फाइनेंस अरेंजमेंट एडवाइज द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट विच MIL में ऑफर। अब ये जो पार्ट बी है जब ए हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर और सवाल को 1 से 2 बार रीड कर लेना है और जो अभी तक मैंने बातें करी उन पे ज़रा अच्छे से ध्यान देकर उनको सुनना और समझना है। अब आप आगे बढ़िएगा और अगेन वीडियो को चंक्स में देखिएगा, ब्रेक करिएगा, पॉज करिएगा, कुछ बातें सुनिए, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास टेबल बना हुआ है ना, हो सकता था कि आपसे सवाल ये नेट प्रेजेंट वैल्यूज आपसे कैलकुलेट करवा लेता। ऑल्दो यहाँ पर दी नहीं है, लेकिन हो सकता था कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यूज आपसे कैलकुलेट करवा ले, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% अगर दिया हुआ है तो मैंने क्या किया है, मैंने इस टेबल में हर प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू खुद कैलकुलेट करी है।
ठीक है, मैंने एनपीवी का फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल्स टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन, जो रेलेवेंट डिस्काउंटिंग का रेट है दैट इज 10%। फिर पहली वैल्यू जो हमें डिस्काउंट करनी है उससे लेकर आखिरी वैल्यू तक हम सेलेक्ट करते हैं कोलन्स के साथ। तो मैंने 2017 से 2021 की वैल्यू सेलेक्ट करी है, और जो ईयर जीरो वाली वैल्यू होती है वो ऐसे ही आखिर में एड अप करते हैं, उसको हम फॉर्मूले का हिस्सा नहीं बनाते, वरना वो भी 1 साल डिस्काउंट हो जाती और फिर दूसरी वैल्यू 2 साल डिस्काउंट हो जाती। तो ये फॉर्मूला लगाने का तरीका होता है, अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू में हर स्पेसिफिक वैल्यू को 10% के डिस्काउंट फैक्टर के साथ प्रेजेंट वैल्यू निकालकर और उनको ऐड करो तो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सवाल का हिस्सा नहीं था, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सवाल का हिस्सा नहीं था, ये डेटा आपको या ये टेबल आपको पहले ही सवाल में दिया हुआ था। मैंने सिर्फ इसलिए ये नेट प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली ताकि ये देख लूं कि जो सवाल में नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं क्या वो वही नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं जो हम अगर खुद कैलकुलेट करते तो आती, और क्या हम इसको खुद कैलकुलेट कर सकते थे। सवाल अगर एक लेवल और आगे जाता या मजीद मुश्किल होता तो नेट प्रेजेंट वैल्यूज हमें खुद कैलकुलेट करनी होती। तो हम 10% के रेट से हर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते, नेट प्रेजेंट वैल्यू को खुद से कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, अब जब कैपिटल रेशनिंग का सवाल होता है तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो। तो मैंने हर प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो लिख दी है। इन्वेस्टमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं सारी, ये सवाल में ही दी हुई है, नेट प्रेजेंट वैल्यूज भी सवाल में दी हुई हैं। अच्छा, मेरे और आईकेप के सवाल में आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैं जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज यूज कर रहा हूँ वो मैं अपनी कैलकुलेट करी हुई कैलकुलेट यूज कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ये चीज़ें राउंड ऑफ हुई हुई थी, यानी कि 18.03 एग्जैक्ट है, क्वेश्चन में 18 लिखा हुआ है। इसी तरह से सेकंड वैल्यू 33.97 है एग्जैक्ट, क्वेश्चन में उसको राउंड ऑफ कर 34 लिखा हुआ है। तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है, ये मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यूज है। सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें यह बता देता है कि हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट हो रही है। मिसाल के तौर पर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी 4 रुपए की नेट प्रेजेंट वैल्यू होती और उसमें 2 रुपए लग रहे होते, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता 4/2 दैट इज 2। यानी कि वो ये बता रहा होता कि हर हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर तुम इसके जरिए 2 रुपए की नेट प्रेजेंट वैल्यू कमा सकते हो। तो ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हैं। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0.12 हमें ये बता रहा है कि अगर प्रोजेक्ट ए में 1 रुपया लगाया जाता है तो उस 1 रुपये के अगेंस्ट 0.12 की नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट हो सकती है। अब मैं जाहिर सी बात है सबसे पहले अपने पैसे उस जगह लगाऊंगा जहां पर मुझे अपने पैसों से सबसे ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट होती हुई मिल रही हो। यानी कि मैं सबसे पहले 0.17 जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंकिंग दूंगा 1। तो रैंकिंग कैसे देनी है, जो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो आपको हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट करके दे रहा है ज्यादा, लिहाजा उसकी रैंकिंग 1 होगी। आप इन सारी रैंकिंग्स को आराम से गो थ्रू कर लें। सबसे ज्यादा रैंकिंग किसकी है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर जिसकी उससे कम है, फिर जिसकी उससे कम है, फिर जिसकी उससे कम है। इस तरह से आपने ये सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से रैंकिंग्स बनाई हैं। जिस तरह से बी जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो उसकी रैंकिंग 1 है, उसके बाद ई आता है तो उसकी रैंकिंग 2 है, उसके बाद एफ आता है तो उसकी रैंकिंग 3 है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ए का सबसे ज्यादा है तो उसकी रैंकिंग 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है। यहां तक वीडियो को पॉज कर अगेन ये दो टेबल्स पहले आराम से समझ लें और फिर आगे बढ़िएगा। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपका प्रोजेक्ट ए है ना, प्रोजेक्ट ए, वो प्रोजेक्ट ए एक इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है, यानी कि या तो पूरा अंडरटेक करोगे या पूरा अंडरटेक नहीं करोगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने पैसे वहां लगाऊंगा जहां से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा है, यानी कि मैं बी में सबसे पहले पैसे लगाऊंगा। ये याद रखिएगा कि मेरे पास टोटल 500 मिलियन है, मैं 500 मिलियन से ज्यादा पैसे तो लगा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने बी में 200 मिलियन चाहिए थे, 200 के 200 मिलियन लगा दिए, 200 मिलियन लगा दिए। टोटल इन्वेस्टमेंट 500 में से 200 यहाँ लगा दी गई है, और यहाँ से 33.97 मैं एनपीवी की तौर पर कमा रहा हूं। सबसे पहले पैसे बी में लगाए, बी में 200 मिलियन चाहिए थे, 200 के 200 मिलियन लगा दिए। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट बी स्केल अप हो सकता था? देखें,
यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट 3 में ओनली प्रोजेक्ट सी, डी एंड ई कैन बी स्केल्ड अपवर्ड्स टू अप टू 20%। अगर प्रोजेक्ट बी स्केल अप हो सकता होता तो मैं इसमें 200 के बजाय 240 लगाता, यानी कि मैं जहां पर सबसे ज्यादा फायदा है और उसमें मैं मजीद काम कर सकता हूँ, मजीद 20% लगाकर मजीद 20% कमा सकता हूँ, तो शायद मैं वो काम करता, लेकिन ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड रैंकिंग ई की है, तो हम ई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, ई में 72 कैसे लगा है? देखिए यहाँ पर 60 नजर आ रहे थे, लेकिन ई के बारे में ये लिखा हुआ था कि प्रोजेक्ट ई कैन बी स्केल्ड अपवर्ड्स बाय अप टू 20%, यानी कि आप इसमें 20% मजीद इन्वेस्टमेंट कर कर 20% मजीद नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कमा सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि ई इतना फायदे वाला प्रोजेक्ट है, क्यों ना इसमें 20% मजीद पैसा लगा दिया जाए और फिर थर्ड रैंक वाली चीज पे जाया जाए। तो 60 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, ये पैसे मैंने ई में लगा दिए। टोटल जो अब मेरे पैसे लग गए 200 और 72, ये दो जगह पर मेरे पैसे लग गए। और टोटल यहां से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी अब वो भी 20% इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जो 9.04 की एनपीवी है वो 60 मिलियन की है, लेकिन अब मैं 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो एनपीवी भी 9.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 10.84 आ जाएगी। फिर हमारे पास थर्ड रैंक पर आ जाता है एफ, तो मैं एफ में इन्वेस्टमेंट करता हूं। एफ में 100 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये स्केल अप हो सकता है? नहीं, ये स्केल अप नहीं हो सकता, लेकिन इसकी रैंकिंग थर्ड है, तो मैंने एफ में 100 और इन्वेस्ट करे। जब मैंने एफ में 100 और इन्वेस्ट करे, मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 372, और यहां से 13.72 की एनपीवी आती है। उसके बाद फोर्थ रैंकिंग है ए की। अब ए के साथ मसला सुनिएगा, जब आपने बी में, ई में और एफ में, बी, ई और एफ में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपके 372 मिलियन लग गए। अब ए में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, ऑल्दो उसकी रैंकिंग 4 है, लेकिन ए एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें या तो 150 मिलियन इन्वेस्ट करो या तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करो। अब जब मैंने 372 मिलियन यहां पे लगा दिए हैं, तो ए में लगाने के लिए 150 मिलियन तो मेरे पास बचे ही नहीं। मेरे पास जो मैक्सिमम लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो 128 मिलियन है, लिहाजा मैं ए तो अंडरटेक नहीं कर सकता, ऑल्दो इसकी रैंकिंग 4 है, दूसरों से बेहतर है, लेकिन ये 150 मिलियन मांग रहा है। मेरे पास बच गए हैं 375, 500 में से 372 माइनस करो तो 128 बच गए। ए पार्शियली अंडरटेक नहीं हो सकता। ए के बारे में लिखा हुआ था कि ये स्केल अप भी नहीं हो सकता, स्केल डाउनवर्ड्स भी नहीं हो सकता। ए के बारे में एक सेपरेट बात लिखी हुई थी, प्रोजेक्ट ए इज अ फिक्स 5 years कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी चेंज, ऑल अदर प्रोजेक्ट्स में भी स्केल डाउनवर्ड्स, ओनली प्रोजेक्ट सी, डी एंड ई कैन बी स्केल्ड अपवर्ड्स अप टू 20%। सो मैं ए अनफॉर्चुनेटली अंडरटेक नहीं कर सकता। अगर मैं बी में, ई में और एफ में पैसे लगा चुका हूं तो 372 मिलियन लग चुके हैं। लेकिन मेरा दिमाग ये कह सकता है कि ए जो है ना, अगर मैं एफ को अंडरटेक ना करता तो शायद मैं ए अंडरटेक कर पाता और फिर मैं एफ अंडरटेक कर लेता। तो इसको जरा हम जहन में रखेंगे, लेकिन बहरहाल पहला तरीका ये था कि हम ए में अंडरटेक ना करें। जब ए को हम इग्नोर करें तो फिर हम आ जाएंगे फिफ्थ रैंकिंग पे, यानी कि डी में, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। डी एक ऐसा प्रोजेक्ट था तो जो स्केल अप स्केल डाउन हो सकता था, तो हमने अब बचे हुए 128 मिलियन, 372 मिलियन ऊपर लग चुके हैं, बचे हुए 128 मिलियन हमने लगा दिए डी में। हमारे पूरे के पूरे 500 मिलियन कंज्यूम हो गए। बचे हुए 500 में से 372 माइनस किया, 128 मिलियन यहाँ लगा दिए। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अब डी से आने वाली एनपीवी 23.69 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 23.69 की एनपीवी तो तब होती जब आप 225 मिलियन वहां पर इन्वेस्टमेंट करते, तो आप 23.69 को 225 से डिवाइड और 128 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितना परसेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हो उतना ही कमाओगे ना। या इन अदर वर्ड्स, जब मैं 23.69 को 225 से डिवाइड करता तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता जो कि 0.105 होता, वो ये बताता कि हर 1 रुपया लगाने पर 0.105 कमा रहे हो, 0.105 को 128 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये जरा वर्किंग जरा गौर से देख लें कि मैंने क्या किया है। मैंने 23.69 पूरा नहीं लेना, इसलिए क्योंकि मैं 225 मिलियन लगाता तो फिर 23.69 कमाता। यहां मैं 225 पूरे नहीं लगा रहा, मैं तो 128 लगा रहा हूं, तकरीबन आधा लगा रहा हूं। तो एनपीवी भी 23.69 नहीं होगी, तो 23.69 डिवाइडेड बाई 225 मल्टीप्लाइड बाई 128, ये आ जाता है आपके पास कितना भाई? 13.47। ये आपकी टोटल एनपीवी बनती है अगर आप प्रोजेक्ट बी में, ई में, एफ में और बचे हुए पैसे डी में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा सवाल होगा कि जिसमें कोई इनडिविजिबल प्रोजेक्ट की रैंकिंग अच्छी है लेकिन वो इसलिए अंडरटेक नहीं कर सके
क्योंकि उसको अंडरटेक करने के जितने फंड्स नहीं थे तो हमें ये करना पड़ेगा कि उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से पिछला प्रोजेक्ट है उसको हटाकर और ए को ऊपर लेकर जाएंगे और फिर बचे हुए पैसे एफ में लगाकर देखेंगे। मैं जरा ये वर्किंग करता हूं, पहले अगेन यहां तक आप पॉज कर कर अगेन यहां तक स्प्रेडशीट को देखकर वीडियो को देखकर ऑप्शन नंबर 1 को क्लियर कर लें अपना, फिर आगे बढ़िएगा। अब अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं तो देखें पहले दो चीजें तो सेम है, बी और ई की, ठीक है ना। फिर एफ की रैंकिंग 3 है लेकिन मैंने लिखा है नॉट इन्वेस्टिंग हियर टू इंक्लूड ए वाला प्रोजेक्ट पूरा शामिल हो जाए, इसलिए हम जो जिसकी 3rd रैंकिंग है उसको थोड़ी देर रहने देते हैं, ए 4th रैंकिंग वाला है उस पूरे को इंक्लूड कर देते हैं। अगर मैं ये पूरा इंक्लूड करता हूं तो वो 150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेता है और वो मुझे कितने कमा कर देते हैं 18.03। तो ये देखें मैंने यहां पर 150 लिखा, ये 18.03 आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितनी हो गई, 200 की बी में, 72 की ई में और 150 की ए में। अब क्या होगा, अब बचे हुए जितने भी पैसे होंगे वो मैं 78 मिलियन एफ में लगा सकता हूं, इसलिए क्योंकि एफ स्केल डाउन स्केल अप हो सकता था, जो एफ प्रोजेक्ट था वो स्केल डाउन स्केल अप हो सकता था। तो मैंने बचे हुए पैसे जो बच गए थे ना, पैसे 500 में से 422 माइनस किए, ये मैंने एफ में लगा दिए। यानी कि जिसकी रैंकिंग 3rd थी उसमें मैंने बाद में लगाया। अब क्योंकि इसमें 78 लगाए तो इसकी जो एनपीवी होगी वो पूरी नहीं लूंगा। देखिए एफ की एनपीवी थी 13.72, अगर मैं 100 लगाता हूं तो मैंने अगेन क्या किया, अगेन मैंने जो है वो 13.72 को 100 से डिवाइड और फिर 78 से मल्टीप्लाई कर जितना अमाउंट आता है उतना लगाया। और देखिए इस हिसाब से मेरी एनपीवी ज्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बी में, ई में पैसे लगाने चाहिए, फिर ए में लगाने चाहिए और बचे हुए पैसे एफ में लगाने चाहिए। इससे मैं ज्यादा फायदे में रहूंगा रादर देन ऑप्शन नंबर 1। तो कभी भी कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बीच में होगा, जिस तरह से यहाँ पर ए है, तो आप इसकी 2 बार वर्किंग करेंगे। एक बार इस तरह से करेंगे कि आप ए को अंडरटेक ना करें और एक बार इस तरह से करेंगे कि आप ए को अंडरटेक कर रहे हैं। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट ए में आपको पता चल गया कि 72.01 कम है और 73.55 ज्यादा है। अब अगर मैं 73.55 पर जाता हूं तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैं कर चुका हूं, मैं बी में पूरा इन्वेस्ट कर चुका हूं, ई में पूरा इन्वेस्ट कर चुका हूं, ए में मैं पूरा इन्वेस्ट कर चुका हूं और एफ में मैंने 78 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। मैंने इन्वेस्ट कहाँ नहीं किए, सी में नहीं किए, मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं की, डी में नहीं करी, मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करी, पूरे एफ में नहीं करी। एफ में मैंने 78 मिलियन इन्वेस्टमेंट करी है, 22 मजीद कर सकता था, समझ रहे हैं आप। और मैंने डी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ये याद रखिएगा। यहां तक अगेन वीडियो को पॉज करें, इन 2 वर्किंग्स को अच्छे से गो थ्रू करें, समझें, कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पर तंग करें, मुझसे पूछें और यहां तक चीजें क्लियर कर लें, ठीक है जी। अब आपका ये पार्ट ए पूरा हुआ। सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग ये मैंने एक्स्ट्रा कर दी थी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और रैंकिंग की वर्किंग आप करेंगे। उसके बाद आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दो ऑप्शंस इसलिए करेंगे कि कोई एक इंडिविजिबल प्रोजेक्ट बीच में आ रहा था जो या तो पूरा 100% अंडरटेक होगा या पूरा 100% अंडरटेक नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी पर। एज्यूम दैट MIL विशेस टू इन्वेस्ट इन ऑल द रिमेनिंग अवेलेबल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अपवर्ड स्केलिंग। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन के तहत जाता हूं तो जो प्रोजेक्ट्स बच गए, अगर मैं ये चाहता हूं कि उनको भी मैं अंडरटेक कर लूं, और मेरे पास तो 500 मिलियन थे, तो अंडरटेक करने के लिए अब कहीं से मुझे लोन लेना पड़ेगा, कहीं से मुझे पैसे लेने पड़ेंगे। तो वो ये कहता है कि एज्यूम करो कि हम बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करना चाहते हैं और जो प्रोजेक्ट रह गए हैं अगर उसमें अपवर्ड स्केलिंग होती थी तो वो भी करना चाहते हैं। For this purpose, it is negotiating a financing arrangement. Advise the maximum interest rate which MIL may offer. तो आप ये बताओ कि ज्यादा से ज्यादा किस इंटरेस्ट रेट पर हम पैसे हासिल करेंगे। पहले तो मैंने एक वर्किंग करी है कि जो प्रोजेक्ट्स अब हम मजीद अंडरटेक, जो ऊपर ऑप्शन 2 के लिए गए तो नहीं कर सके और उनके क्या कैश फ्लोज थे। अगर हम ऑप्शन 2 के लिए गए तो हमने सी अंडरटेक नहीं किया। सी इफेक्टिवली 250 मिलियन का था, 20% से स्केल अप हो सकता था, यानी कि हम 250 के बजाय उसमें 300 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते थे। उसके कैश फ्लोज ईयर 1 के 90 थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 108। सेकेंड ईयर के 90 थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 108। थर्ड ईयर के 70 थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 84। फोर्थ ईयर के 50 थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 60। और सिक्स ईयर के 50 थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 60। यानी कि ये क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि अगर मैं सी, जो मैंने ऊपर ऑप्शन 2 में अंडरटेक नहीं कर पाया क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे, अगर वो भी अंडरटेक करता हूं और स्केल अप कर अंडरटेक करता हूं तो ये वैल्यूज आएंगी।
डी भी अंडरटेक करता हूं तो डी के सारे कैश फ्लोज ऊपर सवाल से लिख दिए, और एफ बचा हुआ अंडरटेक करता हूं। अच्छा, एफ रिमेनिंग कितना था? 28%। क्यों? क्योंकि उसमें 100 मिलियन टोटल लग सकते थे। पार्ट नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 2 में हमने ये देख लिया कि हम 78 मिलियन उसमें लगा चुके हैं, तो मजीद हम कितने लगाएंगे? सॉरी, मजीद हम लगाएंगे 22%। मजीद हम 22% लगाएंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट 100 थी, 100 का 22%। 30 कैश फ्लो था 2017 का, उसका 22%। सेकेंड कैश फ्लो अगेन 30 था, उसका 22%। थर्ड कैश फ्लो अगेन 30 था, उसका 22%। फोर्थ कैश फ्लो अगेन 30 था, उसका 22%। फिफ्थ कैश फ्लो अगेन 30 था, उसका 22%। ये बचे हुए अमाउंट्स है। बचा हुआ प्रोजेक्ट अंडरटेक करूंगा और बचे हुए कैश फ्लोज भी जनरेट कर लूंगा, तो मेरे टोटल कैश फ्लोज हो जाएंगे ये वाले। ठीक है जी, पहले ये बात समझ लें। अब देखें आईआरआर क्या होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर 15% है तो उसका मतलब ये होता है कि जी वो प्रोजेक्ट मुझे 15% कमा कर दे रहा है। अगर आईआरआर 15% है और मुझे जो फंड्स मिल रहे हैं वो 14% पर मिल रहे हैं, मैं कहता हूं मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर आईआरआर 15% है और मुझे जो फंड्स मिल रहे हैं वो 16% पर मिल रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। बात समझ रहे? अगर आईआरआर 15% है और कॉस्ट फंड्स ऑब्टेन करने की 15% से कम है तो मैं बोलता हूं मैं प्रोजेक्ट करूंगा। लेकिन अगर आईआरआर मिसाल के तौर पर 15% है लेकिन फंड्स ऑब्टेन करने की कॉस्ट 16, 17, 18 या 19% है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं करूंगा। ये हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बेसिक लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई होगी। देखिए, 15% एक प्रोजेक्ट से कमाई मिल रही है। अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स 10% है तो आपको 5% बचेगा, वो काम करना चाहिए। 15% एक फंड से कमाई मिल रही है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है तो आपको जेब से 3% देना पड़ेगा, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 15% कमाई मिल रही है और 15% ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो आप इनडिफरेंट हो, यानी कि आप कुछ नहीं कमा रहे फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में, आप कुछ नहीं कमा रहे। शायद आपकी कोई नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए आप वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाह रहे हो। तो इस ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेट जिस पर मैं फंड्स ऑब्टेन करना चाहूंगा वो मेरे आईआरआर के बराबर होगा। आईआरआर के नीचे होता है तो मेरी कमाई होती है, ज्यादा होता है अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स तो मेरा नुकसान होता है, लेकिन बराबर होता है तो ना कमाई ना नुकसान होता। उसका सवाल क्या था? उसका सवाल यही था कि अगर आप बचे हुए सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हो और स्केल अप कर कर अंडरटेक करते हो तो मैक्सिमम आप क्या इंटरेस्ट रेट पे करोगे? वो आईआरआर के बराबर होगा। आईआरआर से ज्यादा मैं नहीं पे करूंगा वरना तो मुझे फाइनेंशियली नुकसान होगा, कम पर गेन होगा। ज्यादा से ज्यादा आईआरआर करूंगा जिसमें मुझे शायद नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हो। तो हमने करा ये है कि ये जो हमने कैश फ्लो सारे प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर टोटल कर लिए, इसका आईआरआर कैलकुलेट किया। एक बार 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स और उनकी प्रेजेंट वैल्यूज और उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। दूसरी बार हमने 20% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स और उनकी प्रेजेंट वैल्यू और उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और आईआरआर का फॉर्मूला यानी कि A% प्लस एनपीवीए डिवाइडेड बाय एनपीवीए माइनस एनपीवीवी मल्टीप्लाइड बाय B-A% से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया, जो कि आ रहा है 15.33%। 15.33% ही मेरा मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेट होगा। यानी कि मैं अगर ये बचे हुए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेता हूं तो मैं वो लोन मैक्सिमम 15.33% के रेट पर लूंगा। इसलिए मैक्सिमम 15.33% के रेट पर लूंगा क्योंकि अगर मुझे लोन इससे भी महंगा मिलता है तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मुझे इससे कम मिलता है तो फायदा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। अगर 15.33% ही मेरी कॉस्ट है और यही में मुझे प्रोजेक्ट से अर्निंग हो रही है तो मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि मेरा कोई नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह इस लेक्चर से भी आपकी नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई होंगी। ये स्प्रेडशीट की फाइल आपको लेक्चर के ही नीचे मिल जाएगी, तो आपको शायद बड़ी आसानी होगी इससे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।